हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल पॉइंट, अ पार्ट ऑफ फ्लैट पॉइंट। तो इस समय जो हम लोग अपने क्लास में पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 3, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। और लास्ट क्लास में जो हम लोग सेक्शन डिस्कस किया था वो है सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या था ये हम लोग ने पढ़ा था, दोनों के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या था ये हम लोग ने स्टडी किया था और कुछ इलस्ट्रेशन देखे थे। सो इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या बताता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। मान लीजिए इसमें कोई एक्ट हो रहा है और गुड फेथ में हो रहा है और उस पर्सन के बिना कंसेंट के हो रहा है, तो उसमें कितनी लायबिलिटी होगी वो सेक्शन 30 बताता है। ठीक, सेक्शन 26 में हम लोगों ने क्या देखा था? मान लीजिए कोई एक्ट हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो इसमें मान फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर है, डी फॉर डॉक्टर एंड पी फॉर पेशेंट। ठीक है, अगर डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी करता है जिसमें पेशेंट को थोड़ा हार्म हो भी जा रहा है, लेकिन पेशेंट का कंसेंट है कि नहीं ठीक है चलिए आप करिए, हमारा कंसेंट है, तो इसमें डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। ठीक, सेक्शन 27 में क्या है? मान लो वो जो पर्सन है जिसकी सर्जरी किया जाना है वो 12 साल से कम है, 12 साल से कम है कि तो अनसाउंड माइंड है, तो वो अपने से तो कंसेंट दे नहीं पाएगा। ऐसे सिचुएशन में कि तो उसके जो लीगल गार्जियन है, लॉफुल गार्जियन है, उनके कंसेंट से किया जाएगा, या फिर वो जो बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड है जिसके लॉफुल कस्टडी में उनके परमिशन से किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये देख सकते हैं 26 में भी कंसेंट मिल जा रहा है, किससे मिला? उस व्यक्ति से मिल जा रहा है। 27 में कंसेंट मिल जा रहा है किससे? कि तो उनके गार्जियन से, कि तो लॉफुल कस्टडी से मिल जा रहा है। तो इन दोनों सेक्शंस में हम लोग देख रहे थे कंसेंट मिल जा रहा है। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो जा रहा है या फिर वो जो पर्सन है वो इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए, उस सिचुएशन में क्या करना होगा वो सिचुएशन सेक्शन 30 बताता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 30 क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन। ठीक, पहले इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म, अगर उसमें थोड़ा बहुत हार्म हो भी जा रहा है, विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट in good faith even without the person consent if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं। ठीक, डी फॉर डॉक्टर एंड पी फॉर पेशेंट। मान लीजिए डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी बेहोश, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ठीक, तो जो पेशेंट है पहली बात तो वो बेहोश है, तो वो कंसेंट तो दे नहीं पाएगा, और डॉक्टर को ये लगता है इसको देख के कि इसका सर्जरी अगर तुरंत नहीं किया गया तो ये पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जो डॉक्टर है वो पेशेंट के कंसेंट के लिए वेट करेगा कि तुरंत सर्जरी करेगा? तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डॉक्टर होगा वो तुरंत सर्जरी करेगा। तो यही है इसमें, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू पर्सन फॉर हुज बेनिफिट। यहाँ पे डॉक्टर क्या देख रहा है? पी का बेनिफिट देख रहा है कि अगर पी की सर्जरी नहीं की गई तो तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। फॉर हुज बेनिफिट इन गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट। अब पी जो है वो बेहोश है तो वो कंसेंट तो दे नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, और ना ही उसका कोई गार्जियन है पी के पास, हैज नो गार्जियन और एनी अदर पर्सन लॉफुल चार्ज फॉर हिम जिससे वो कंसेंट ले सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर डॉक्टर पी की सर्जरी कर भी दे रहा है और उसमें कुछ पी को हार्म भी हो जा रहा है तो जो डॉक्टर है वो लायबल नहीं होगा। ठीक, समझ गए? आइए अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई काम किया जाना चाहिए। ठीक, मान लीजिए अगर यहाँ पे डॉक्टर पी की सर्जरी ना करता तो तुरंत पी की डेथ हो जाती, तो क्या जो डॉक्टर ने सर्जरी किया वो पी के बेनिफिट के लिए किया, इन गुड फेथ में होना चाहिए। पहला ये हो गया बेनिफिट, दूसरा इन गुड फेथ में होना चाहिए, और तीसरा क्या है, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। मान लीजिए कंसेंट नहीं भी मिलता है, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट और इफ द पर्सन इज इनकैपेबल टू गिव द कंसेंट। वहाँ पे कंसेंट लेना कि तो इम्पॉसिबल था, कि तो वो जो पर्सन था वो इनकैपेबल था ऑफ गिविंग कंसेंट एंड has no guardian or other person lawfully charged for him from whom it is possible to obtain the consent at the time। ये थे इसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक, अब आते हैं इसके एक्सेप्शंस में। यहाँ पे जो डिफेंस मिलता है वो एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। अगर वो सारे डिफेंस, ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, अगर इनके जो एक्ट है, डॉक्टर का जो भी एक्ट है वो अगर इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तब भी उनको डिफेंस मिलेगा। कंडीशनल डिफेंस है, जो इस सेक्शन में जो डिफेंस दिया गया है वो कंडीशनल डिफेंस है, वो एब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। अब चलिए देखते हैं इनके कुछ एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन नंबर 1 जो है, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉजिंग डेथ। मान लीजिए
कोई एक्ट है तो वो एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानबूझ के उस बंदे को मार देना है। ठीक, चलिए हम लोग इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए ए और बी आपस में दुश्मन है, ठीक है, ए और बी की दुश्मनी है, तो ए क्या काम करता है, बी को मार मार के उसको बेहोश कर देता है। ठीक, ए क्या हो गया, बेहोश हो गया। अब क्या होता है, जो ए होता है बी को भर्ती कर देता है कहाँ पे, डॉक्टर की क्लिनिक पे, और ए और डी में क्या होता है, दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं ये दोनों कि बी की हत्या करनी है, तो डॉक्टर क्या काम करता है, बी को गलत दवा देने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डी का इंटेंशन है, सॉरी, ऐसे सिचुएशन जो डॉक्टर का इंटेंशन है वो साफ दिख रहा है कि डॉक्टर भी बी को मारना चाहता है। तो इनका इंटेंशन क्या है, इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ है और अटेम्प्ट ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में इनको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा और डॉक्टर विल बी लायबल फॉर मर्डर। ठीक, मान लीजिए बी में क्या होता है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन इज डूइंग इज नोन लाइकली टू कॉज डेथ। मान लीजिए कोई ऐसा काम करना, अगर मान लीजिए कोई सर्जरी कर रहे हैं और वो डेथ को बचाने के लिए अगर वो सर्जरी कर रहे हैं तो उनको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं डिफेंस मिलेगा। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नोन टू बी लाइकली टू cause death for any purpose other than preventing of death or grievous hurt or curing to give any grievous disease or infirmity। ठीक, मान लीजिए अगर वो कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी कर भी रहे हैं तो वो डेथ को प्रिवेंट के लिए, डेथ की प्रिवेंशन के लिए करना होगा उनको, ऐसे ही नहीं कि नहीं लाओ हम ऐसे इनकी सर्जरी कर देते हैं। तीसरा क्या है, द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ हार्म और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज और हर्ट। इसमें हम लोग ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि एक भिखारी आता है, वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा पैर काट दो और ताकि मैं और अच्छे से भीख मांग सकूं। तो डॉक्टर साहब दया में आके क्या काम करते हैं कि उसका पैर काट देते हैं। तो ऐसा एक्ट जो डॉक्टर है वो दया में आके इसका पैर काट देते हैं। ठीक, तो इस केस में डॉक्टर को डिफेंस नहीं मिलेगा, ऑल्दो बी ने अपना कंसेंट भी दिया है, वॉलंटरीली ये एक्ट हुआ है, गुड फेथ में है, बट जो एक्ट है वो लॉफुल नहीं है। भाई आप किसी को पैर काट दे रहे हो सिर्फ भीख मांगने के लिए, तो ये इसकी जान बचाने के लिए एक्ट तो आपने किया नहीं है, ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने के लिए तो एक्ट किया नहीं है आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, डी को डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, चौथा क्या है, द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ठीक, चलिए अब आइए हम लोग एक इसका कुछ इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक तो हम लोग ने ये वाला इलस्ट्रेशन देखा कि डॉक्टर रास्ते में जा रहा था, बी के एक्सीडेंट हो गया था, वो अधमरा हालत में पहुंच गया था। डॉक्टर ये देखता है कि जो बी है उसका सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो बी मर जाएगा। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर है वो किसी के कंसेंट का वेट नहीं करता है, तुरंत बी की सर्जरी कर देता है और बी बच जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, डॉक्टर लायबल नहीं होगा कि नहीं आपने तो हमारा कंसेंट ही नहीं लिया, आप बिना कंसेंट के कैसे सर्जरी कर सकते हैं, डॉक्टर विल नॉट बी लायबल। ठीक, मान लीजिए, चलिए अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। Z is thrown from his horse and insensible। जो Z है ये एक घोड़े की सवारी कर रहे थे। ठीक, अब Z यहाँ पे बैठे थे, तो इसमें क्या होता है, जो Z होते हैं उनको घोड़ा उठा पटक देता है और ये बेहोश हो जाते हैं। A surgeon finds that Z required to be trampled and A is not intended to Z cause but in good faith for the Z's benefit perform the trampling। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डॉक्टर होता है ए, एक सर्जन होता है, उसको ये लगता है कि अगर जेड को तुरंत मेडिकल रिलीफ नहीं दिया गया, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट उसको तुरंत नहीं मिला तो जेड की डेथ हो सकती है। तो क्या काम करता है यहाँ पे जो ए सर्जन है वो तुरंत जेड को मेडिकल ट्रीटमेंट देता है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, ताकि जेड की जान ना जाए। क्योंकि यहाँ पे जेड बेहोश हो जाता है तो कंसेंट लेना पॉसिबल तो है नहीं, यहाँ पे जेड कैसे कंसेंट लेगा, भाई वो तो बेहोश हो गया है। तो इस केस में जो ए है, जो सर्जन है, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है और उस दौरान इसको थोड़ी बहुत हार्म हो भी जा रहा है जेड की जान बचाने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड इन गुड फेथ, तो यहाँ पे जो डॉक्टर होगा, यहाँ पे जो सर्जन होगा वो लायबल नहीं होगा। ठीक, अब आ जाइए, जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। जो जेड है उनको शेर उठा ले जा रहा है। पहले वाले में क्या था, ये घोड़े में बैठे थे, गिर पड़े थे, बेहोश हो गए, डॉक्टर आए, उनका इलाज कर दिए और फिर इनको बच गए, तो थोड़ी बहुत जो हार्म हो गया उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं होगा। दूसरे में क्या है, भाई जेड है, उनको टाइगर उठा ले जा रहा है। ए है, ए फायर्स एट टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट में किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज इट। अब देखिए, मान लीजिए ए है, इनको
शेर उठा ले गया। अब ए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, ए के हाथ में है बंदूक। ये क्या काम करते हैं, सोचते हैं कि लाओ टाइगर को मार देते हैं, जबकि पता है 1% चांस है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि जो गोली जो है वो जेड को भी लग सकती है टाइगर के बजाय, लेकिन तब भी क्या काम करते हैं, ये गोली चला देते हैं ताकि इन केस अगर गोली अगर जो शेर को लग जाए तो ये जो जेड है जेड बच जाए, ठीक। तो ए फायर्स एट टाइगर नोइंग इट लाइकली दैट द शॉट में kill Z but not intended to kill Z, and in good faith intending Z benefits, A bullets give a Z mortal wound. A has committed no offense. मान लीजिए A ने गोली चला भी दी, गोली शेर को लग भी गई, ये है शेर, ठीक, गोली क्या हुआ, शेर को लग भी गई। अब इसके दौरान इसके इस एक्ट के प्रोसेस में Z को थोड़ी सी चोट लग जाती है, मॉर्टल वाउंड्स आ जाता है, थोड़ा बहुत छिल जाता है, चोट लग जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में ए लायबल नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन में ए लायबल नहीं होगा कि आपने जेड को तो चोट पहुंचा दी आप, तो ऐसे में क्या होगा, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो ए का एक्ट था वो जेड के बिना कंसेंट के था। जेड उस सिचुएशन में था जब वो कंसेंट दे ही नहीं सकता था, ठीक है। ए ने जो एक्ट किया फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड किया, इन गुड फेथ में किया, ठीक है, और इसीलिए ए यहाँ पे लायबल नहीं होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये सारे इलस्ट्रेशन हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि इनमें सारे इलस्ट्रेशन से प्री में नहीं तो मेंस में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक। अब आइए देखते हैं। A surgeon see a child suffer an accident which is likely to prove a fatal unless an operation to be immediately performed. अब यहाँ पे A सर्जन है, वो ये देखते हैं कि A चाइल्ड, C फॉर चाइल्ड ले लेते हैं आप लोग, ठीक है, वो ये देखते हैं चाइल्ड का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत एकदम भयानक एक्सीडेंट हो गया है, और A को ये लगता है कि अगर इनकी तुरंत सर्जरी नहीं किया जाए हो सकता है जो C है, जो चाइल्ड है, उसकी जान भी चली जाए, ठीक। There is no time to apply to child guardians. A performed the operation in spite of the entreaties of the child, intending in good faith the child benefits. A has no offense, committed no offense, ठीक है। मान लीजिए A आके देखता है चाइल्ड को कि भाई इनका तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और कंसेंट, इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं इनके पेरेंट्स को अप्रोच करे कंसेंट लेने के लिए। भाई C तो कंसेंट दे ही नहीं सकता क्योंकि वो चाइल्ड है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमको उनके गार्जियन की कंसेंट लेना होता है, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि हम उनके गार्जियन का कंसेंट ले सके। ऐसे सिचुएशन में अगर ए सर्जरी परफॉर्म कर दे रहा है तो इसमें डॉक्टर लायबल नहीं होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं चौथा इलस्ट्रेशन। ए इज इन अ हाउस विच इज ऑन फायर। ए एक ऐसे घर में है जिसमें बहुत बुरी आग लग गई, बहुत भयंकर तरीके से आग लग गई है, ठीक। विद जेड अ चाइल्ड, ए है, ए बड़े हैं और उनके साथ एक बच्चा जेड है, ठीक। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि ए घर में है, ए के साथ एक बच्चा जेड है, दोनों ऐसे घर में जिसमें बहुत तेज आग लग गई है, ठीक। अब बाहर जो घर के बाहर जितने लोग हैं वो सब ब्लैंकेट लेके खड़े हुए हैं कि ए, मान लीजिए इनके जेड को गिराता भी है तो ब्लैंकेट में बच्चा जो है वो ब्लैंकेट में आ जाए। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, A drops the child from the housetop, knowing it to be likely that the fall may kill the child. इनको पता है कि अगर मान लो अगर बच्चा जमीन पे गिर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी नॉट मतलब फिर भी इन्होंने बट नॉट इंटेंटिंग टू किल द चाइल्ड एंड इंटेंटिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड फॉर द चाइल्ड्स बेनिफिट हियर इवन इफ द चाइल्ड इज किल्ड बाय द फॉल, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्योंकि देखिए इनके पास ए के पास दो ऑप्शन था कि तो उसको जेड को जलने के लिए छोड़ देते कि तो भाई वो एक अटेम्प्ट करते कि बच्चा जो है अगर वो ब्लैंकेट में गिर जाएगा, ब्लैंकेट में फॉल हो जाएगा तो बच जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ए ने क्या सोचा कि चलो ठीक है हम चांस ले लेते हैं, बच्चे को ब्लैंकेट में डाल देते हैं ताकि वो बच जाए। मान लीजिए इनकेस अगर बच्चा जो है ज़मीन पे गिर भी जाता है और मर भी जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ए क्या है, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। समझ गए आप लोग। तो पहला इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ए है वो जो जेड है वो घोड़े से गिर जाते हैं और जो डॉक्टर उनके बेनिफिट के लिए तुरंत उनको इलाज देता है, बच जाते हैं, ठीक। ऐसे केस में डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। दूसरे सिचुएशन में उन्होंने क्या देखा है कि जो टाइगर है, जेड है, उनको टाइगर उठा ले जाता है, ए के हाथ में बंदूक रहता है, वो टाइगर पे गोली चला देते हैं, थोड़ी बहुत चोट क्या होती है, जेड को भी लग जाती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो ए है
वो लाइबल नहीं होंगे। क्यों लाइबल नहीं होंगे? क्योंकि जो ए का एक्ट है वो गुड फेथ में है, फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड है, ऑल्दो विदाउट कंसेंट में है, लेकिन बट इस सिचुएशन में जेड का कंसेंट लेना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए अगर ए का कोई एक्ट है फॉर द गुड फेथ और फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड तो इसमें लाइबल नहीं होंगे ए। ठीक है। तीसरा इलस्ट्रेशन में क्या है कि मान लीजिए ए है, वो ये देखते हैं कि एक बच्चा है, वो उसके बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, और ऐसे इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया है कि अगर उसके तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो बच्चे की जान जा सकती है, अगर तुरंत उसकी सर्जरी ना किया जाए तो बच्चे की जान जा सकती है। और इतना समय डॉक्टर के पास नहीं कि वो उनके मदर फादर या फिर गार्जियन किसी को भी अप्रोच करे कि आप कंसेंट लेने के लिए किसी को भी अप्रोच करें, तो ऐसे सिचुएशन में जो डॉक्टर है वो तुरंत चाइल्ड का क्या होता है, सर्जरी परफॉर्म कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डॉक्टर है वो लाइबल नहीं होगा। अब लोगों ने चौथी इलस्ट्रेशन में देखा कि मान लीजिए ए एक घर में है जिसमें बहुत बुरी आग लग गई है, उसके साथ उसका एक बच्चा जेड है। अब वो क्या सोचती है, ये जो है वो क्या सोचती है, लाओ हम जो मेरा बच्चा है उसको घर से बाहर थोड़ा फेंक देते हैं ताकि जो नीचे वो ब्लैंकेट लेके खड़े हुए हैं, अब बच्चा अगर उसमें गिरेगा तो बच जाएगा। ये क्या काम करती है, अपने बच्चे को ड्रॉप कर देती है फ्रॉम द हाउस टॉप, नोइंग इट फ्रॉम द हाउस टॉप से उसको ड्रॉप कर देती है। ऑल्दो ए का इंटेंशन नहीं था कि बच्चा मर जाए, बच्चा जमीन पे गिर जाए, उसका ए का इंटेंशन था जेड को पूरी तरीके से बचाने के लिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए इन केस अगर बच्चा ऐसे सिचुएशन में मर भी जाता है तब भी ए लाइबल नहीं होगी। ठीक, तो ये चारों इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 26, 27 and this act. ठीक, तो इसमें कौन सा बेनिफिट नहीं आएगा, पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक, तो ये भी एक प्री का भी क्वेश्चन है और मेंस का भी क्वेश्चन है। अब आइए सेक्शन 31 देखते हैं, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझते हैं, ए है, ए नहीं लेते हम लोग, टी फॉर डॉक्टर, पी फॉर पेशेंट लेते हैं। ठीक, डी डॉक्टर है और पी पेशेंट है। अब पी को क्या है, कैंसर है 3rd स्टेज का। ठीक है, तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, उसको बता देते हैं कि आप पेशेंट को, पी फॉर पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको तो कैंसर है 3rd स्टेज का। अब ये सुनते ही पी को अटैक पड़ जाता है और वो तुरंत मर जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, डॉक्टर जो होगा वो लाइबल नहीं होगा, किसी भी पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा और उसको डिफेंस मिलेगा। ठीक, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म। मान लीजिए अगर उससे कुछ हार्म हो भी जा रहा है टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। अब यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या बता रहा है कि आपको कैंसर है 3rd स्टेज का, तो वो पी के बेनिफिट के लिए बता रहा है कि भाई अब तुम इलाज करा लो अपनी, ठीक, तुम 3rd स्टेज में हो कैंसर के, तो ये क्या है, पी के बेनिफिट के लिए है। अब पी इसको सुनते मान तुरंत निपट जा रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर की थोड़ी कोई गलती है, डॉक्टर तो अपना वो जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है ताकि भाई ये इलाज करा ले अपना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है इन गुड फेथ किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, इन सच काइंड ऑफ सिचुएशंस डॉक्टर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। A surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live। ठीक, भाई इस सिचुएशन में क्या है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो अपने पेशेंट को बताते हैं कि भाई अब तुम और नहीं रह पाओगे, तुम और जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक, द पेशेंट डाइज इन कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट शॉक। अब ये जैसे ही पेशेंट ये सुनता है वो शॉक के मारे तुरंत निपट जाता है। A has committed no offense though he knew that it is likely that the communication might cause the patient's death। तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन है, कोई डॉक्टर आपको बता रहे कि नहीं ठीक है कैंसर है आपको 3rd स्टेज में है पेशेंट को, इसलिए बताता है ताकि आप इलाज करवाओ, इसलिए नहीं कि चलो ठीक है आप अब निपट गए तो हम लाइबल हो गए। ठीक, यहाँ ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को क्या मिलेगा, डिफेंस मिलेगा। अब आइए सेक्शन 32 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 32 क्या बताता है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। किसी को डरा धमका के कोई काम करवाया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी वो सेक्शन 32 बताता है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 32 स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो एक्सेप्शन से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट मर्डर। ठीक, सबसे पहला क्या है, ये सेक्शन किस पे लायबल नहीं होगा, मर्डर पे लायबल नहीं होगा। एंड एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। सबसे पहले 2 एक्सेप्शन हम लोग को मिल गया, सबसे पहले मर्डर पे लायबल नहीं होगा
और एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशमेंट विद डेथ। ठीक, 2 एक्सेप्शन मिल गया। उसके बाद क्या बताता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that the instant death of that person will otherwise will be the consequences। ठीक, nothing is an offense मतलब जो एक्ट अदरवाइज अगर वो ऑफेंस होता, लेकिन अगर इस सेक्शन में फॉलो होगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा। विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया कि अगर तुम इसको गोली नहीं मारोगे तो हम तुमको तुरंत गोली मार देंगे, अगर तुमने इसको अगर ये सामान चोरी नहीं की तो हम तुमको तुरंत गोली मार देंगे। मान लीजिए ए है, इसको 2 लोग धमका रहे हैं कि अगर तुम गए उसके घर में चोरी नहीं किए तो हम तुमको यहीं अभी खड़े खड़े निपटा देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, ए इज अंडर थ्रेट। ठीक है, तो अगर ऐसे सिचुएशन में ए कोई एक्ट करता है तो उसको डिफेंस मिलेगा। Which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death। यहाँ पे क्या है, ये दोनों बंदे क्या कह रहे हैं, इंस्टेंट डेथ का अप्रीहेंशन है। ये दोनों बंदे कह रहे हैं कि अगर तुमने चोरी नहीं किया तो हम तुमको यहीं खड़े खड़े गोली मार देंगे। तो इसमें क्या है, एक इंस्टेंट डेथ का अप्रीहेंशन है। भाई ये तो सोचेगा कि अगर हमने चोरी नहीं की तो हमको तुरंत यही निपटा देंगे, तो चलो पहले चोरी कर लेते, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे इंस्टेंट डेथ का अप्रीहेंशन है, दैट पर्सन और टू दैट पर्सन विल अदरवाइज भी कॉन्सिक्वेंस, नहीं इंस्टेंट डेथ होगा तो उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक कोई एक्ट करता है तो वो लाइबल नहीं होगा। ठीक, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट देन प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट ऑफ सच कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझ गया आप इसका मतलब ये कह रहा है कि देखिए सबसे पहले ये सेक्शन क्या बताता है, एक्सेप्शन बताता है। क्या एक्सेप्शन, कि कुछ भी इसमें जो भी एक्ट करोगे, पहली बात वो मर्डर नहीं होगा, दूसरा ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशमेंट विद डेथ। ऐसा आप 2 एक्ट को छोड़ के बाकी आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, कोई भी एक्ट आप कर रहे हो वो ऑफेंस नहीं होगा। कब ऑफेंस नहीं होगा, जब आपको वो डराया धमका के करवाया जा रहा है, थ्रेटनिंग में किया जा रहा है वो काम। अगर वो आपको डरा धमका के किया जा रहा है, जहां पे तुरंत रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि तुरंत, जैसे इस केस में देखा जाए तो ये दोनों लोग तुरंत एक को कहते हैं कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुमको भी तुरंत गोली मार देंगे। तो इसमें क्या है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन है। तो ऐसे केस में अगर ए कोई एक्ट करता है देन ही विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस। ठीक, अब आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड्स और बाय द रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंट गैंग ऑफ डकैट्स। ठीक, knowing their character he is not entitled for the benefit of this section on the ground of his having been compelled by his associates। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं। इसमें क्या बताता है, मान लो कोई पर्सन है, ए क्या है, ए या पर्सन है। ठीक, अब उसको 4-5 लोग धमकाते हैं कि अगर तुमने भाई हमारी गैंग नहीं ज्वाइन की तो तुमको तो बहुत मारेंगे। तो मार खाने के डर से वो क्या काम करता है, गैंग ऑफ डकैट्स को ज्वाइन कर लेता है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा डिफेंस, क्योंकि अगर इसको डिफेंस दे दे तो आए दिन हर जगह डकैती होगी, और अगर किसी उसमें कोई भी बंदा अगर पकड़ा जाता तो यही कहता कि हम तो अपने मर्जी से आए नहीं थे, हमको तो डराया गया था, हम अपने मर्जी से नहीं आए थे डकैती करने के लिए, हमको तो ये लोग डरा के अपने गैंग में ले लिए। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे उनको एक्सेप्शन बना दिया गया, या पर्सन हु ओन अकॉर्ड्स, भाई तुम्हारे खुद अपने मर्जी से गए हो, अपने मन से तुम गए हो, और बाय द रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, भाई तुम की तो अपने मर्जी से गए हो कि तुम मार खाने के डर से गए हो। कहाँ गए हो, डकैत, गैंग्स ऑफ डकैत को ज्वाइन करने गए हो। जानते हो कि भाई इन लोगों का जो काम है वो अच्छा नहीं है। नोइंग देयर कैरेक्टर ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। तुम जानते हो भाई ये लोग जाएंगे चोरी चमारी करेंगे, डकैती करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में इनको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ठीक, ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीइंग कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज ऑफेंस बाय लॉ। समझ गए, अगर आप अपने मर्जी से जा रहे हैं, गैंग्स ऑफ डकैत ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप मार खाने की डर से जा रहे हैं, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, पहले वाले में डिफेंस नहीं मिलेगा, नो डिफेंस। ठीक, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैत,
अब मान लो ए है, ठीक ना। अब इसको 4-5 लोग घेर लिए, ठीक, ये 5 लोग इसको घेर लिए ए को, ठीक, एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। अब ये 5 लोग जो क्या है वो इसी की तरफ बंदूक तान दिए, 5 लोग इन्हीं की तरफ बंदूक तान दिए ए की तरफ, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल टू टेक हिज टूल्स एंड force the door of a house for the dacoit to enter is entitled for the benefit of this exception। अब चलिए इसको हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग क्या, एक इंसान है। मान लो ये ताला तोड़ना, इसका क्या काम है, ताले की चाबी बनाना, ताला खोलना, इसका काम है, ठीक। जैसे किसी इंसान की मान लीजिए चाबी वाबी गायब हो गई तो उसको चाबी बनवाना है, तो ऐसे लोग के पास ही जाता है जो कि चाबी बना देते हैं, ठीक। तो ए है, अब इसको क्या काम करते हैं, जो 5 लोग हैं वो पकड़ के लेके जाते हैं और 5 लोग इसके ऊपर बंदूक ताने, तो कहते हैं इसका ताला खोलो, नहीं अभी तुमको निपटा देंगे। ए क्या काम करता है, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ताला खोल देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे ए को डिफेंस मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है साफ साफ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है, यहाँ पे नहीं था, ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में नहीं था। क्यों, क्योंकि तो वो अपने मर्जी से गया है, कि तो फियर ऑफ मतलब वो मार खाने के डर से गया। तो यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ नहीं है कि हम आपको मारेंगे, नहीं तो आप आ जाओ हमारे साथ। तो यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ तो दिख नहीं रहा है, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। लेकिन नीचे क्या है, इसमें क्या है कि 5 लोग बंदूक क्या है एक की तरफ ताने में कि अगर तुम नहीं खोले तो अभी तुमको यहीं गोली पूरा एकदम खत्म कर देंगे। तो ए क्या काम करता है, वो ताला तोड़ देता है। तो इसमें क्या होगा, ए लाइबल नहीं होगा और ए को डिफेंस मिलेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट इज कॉज्ड और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म if that harm is so slight that no person of ordinary sense or temper would compel of such offense। ये क्या कहता है कि अगर छोटे मोटे अपराध हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी ऑफेंसेज हैं, भाई उसको तुम कोर्ट के बाहर सुलझा लो, उसको कोर्ट मैटर को मत लो। क्योंकि कोर्ट क्या है, देखिए अपने इंडियन सोसाइटी में, अपने इंडियन क्या है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी केसेस से ओवरबर्डन हो चुके हैं, ठीक। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है केसेस की कि जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उनके पास समय नहीं है। तो उसमें क्या कहती है, उसमें जो बीएनएस कहता है कि आप उसको बाहर ही सलटा लो मैटर को, उसमें कोर्ट में लेके मत आओ। जैसे कि मान लो आप एक मंदिर में गए, जनरली ये होता है कि मंदिर में क्या होता है कि चप्पलें जो बाहर रखे जाते हैं वो चोरी हो जाती है, ठीक। तो आप मान लो आपका चप्पल अगर मंदिर के बाहर चोरी हो गया और आप उस चोरी हुए चप्पल के लिए ले जाके एफआईआर दर्ज कराओगे और दुनिया भर का इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, तो अगर जब सरकार जो अपनी कोर्ट है, जो अपने पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर वो इतनी छोटी छोटी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बड़े अपराध का वो लोग इन्वेस्टिगेशन ट्रायल कब करेंगे। तो इसीलिए जो छोटा मोटा है, छोटी मोटी जो ऑफेंसेस हैं, द हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच ऑफेंस। भाई तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई, इसलिए इसके लिए तुम कंप्लेन करने जा रहे हो। तो बीएनएस कहता है, सेक्शन 33 क्या कहता है कि चलो ठीक है, ये बहुत ही छोटी मोटे अपराध है, ठीक, इसको आप बाहर ही सॉल्व कर लो, इसको कोर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। समझ गए आप लोग। अब आते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सेक्शन 34 क्या बताता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब चलिए हम लोग पहले ये इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक। बी आता है, ए के ऊपर जानलेवा हमला करता है। तो ए अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, वो बी पे भी हमला कर देता है। तो ऐसे केस में जो ए का एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा, वो ऑफेंस में नहीं आएगा, वो प्राइवेट डिफेंस में आएगा। क्योंकि अगर ए अपने आप को ना बचाता तो बी उसको जान से मार देता, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में ए क्या होगा, लाइबल नहीं होगा, उसको डिफेंस मिलेगा। किसका डिफेंस मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है।
प्राइवेट डिफेंस अपने बीएनएस में क्या है, बीएनएस में जो प्राइवेट डिफेंस का एक्ट है वो दो किस्म में मिला है, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आप प्राइवेट डिफेंस किस कहाँ का यूज कर सकते हो, अपने बॉडी के लिए भी और औरों की बॉडी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है ना, हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम तो अपने लिए प्राइवेट डिफेंस लेंगे, लेकिन मान लीजिए हमारे सामने किसी और के लिए भी अगर किसी और पे हमला हो रहा है तो हम उसके लिए भी प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, ठीक। और प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आता है, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस दो लोग के लिए मिला है, ह्यूमन बॉडी के लिए और एक प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में दोनों चीज़ आ गया, मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया। सो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।